मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं मैच कोड। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बिगिनिट, INTL API एंड वेब वर्कर्स। तो ये 3 टॉपिक्स हमने आज के इस लेक्चर में कवर करने हैं। तो जैसा कि आपने देख लिया कि आज के इस लेक्चर में हमें बिगिनिट, इंटेल API एंड वेब वर्कर्स को देखना है कि वो क्या काम होता है उनका और हम उसको कैसे अपनी जावास्क्रिप्ट के साथ यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बिगिनिट पढ़ेंगे। बिगिनिट एक डाटा टाइप है इंटीजर्स को सेव करने के लिए, लेकिन लार्ज इंटीजर्स अगर हों तो उसको हम सेव करने के लिए बिगिनिट यूज करते हैं। ठीक है, इसमें हम अगर हमने मोस्टली क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और इस तरह के नंबर्स होते हैं कि हम वो सिंपल रेगुलर अपने इंटीजर के तौर पे नहीं यूज कर सकते, तो हम बिगिनिट यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक 2⁻53 एक नंबर है, ये एक बिग नंबर है बिगिनिट का, ये कोई मतलब रेगुलर हमारा नंबर नहीं है। ठीक है, और लार्ज स्केल पे अगर हमने कोई कैलकुलेशंस करनी हो, यानी कि छोटे स्केल पे नहीं लार्ज स्केल पे, तो उसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि ये देखें कितना बड़ा नंबर है, और सबसे जो इसकी निशानी ये है कि बिग यूनिट होगा अगर तो एन यहाँ लगा होगा। ठीक है, ये एक नंबर हमने लार्ज नंबर में स्टोर कर लिया और लार्ज नंबर के साथ +1n इसको हमने यानी कि 1n को इसके अंदर प्लस किया। ठीक है, तो ये उसने उसका आंसर निकाल के दे दिया कंसोल में। इसमें यहाँ पे सारे अरिथमेटिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं बिग यूनिट के अंदर, पर उसमें एक कंडीशन है कि हम रेगुलर नंबर को बिग यूनिट के साथ मिला नहीं सकते। ठीक है, बिग यूनिट एक अलग डाटा टाइप है और रेगुलर नंबर एक अलग डाटा टाइप है। जैसे कि अगर हमारे पास एक बिग के नाम से हमने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल बना लिया और उसमें एक इंटीजर हमने बिग यूनिट का सेव कर दिया। ठीक है, इसके भी एंड पे एन आ रहा है जैसे आपको नजर आ रहा है, और एक हमने एक रेगुलर नाम से सेव किया, उसमें 100 सेव कर लिया, सिंपल 100। अब हमने कंसोल कराया बिग, ये वाला जो बिग है +10n, इसके भी एंड पे n आ रहा है तो ये भी बिग यूनिट नंबर ही है। जरूरी नहीं है कि इसके बहुत ज़्यादा नंबर हो तो बिग यूनिट होगा, n होगा एंड पे तो आपने बिग यूनिट समझ लेना उसको। अच्छा, इसका तो उसने वर्क्स फाइन कर दिया, यानी कि इसका जवाब दे देगा वो। लेकिन अगर आप बिग प्लस रेगुलर कर दोगे, यानी इस बिग को इसके साथ प्लस कर दोगे, तो वो टाइप एरर दे देगा, कैन नॉट मिक्स बिग यूनिट एंड अदर टाइप्स। ठीक है, तो आपने कभी भी बिग यूनिट को रेगुलर के अंदर प्लस नहीं करना। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल करके भी देख लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिग यूनिट और हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं बिग के नाम से, और उसमें हम कोई भी एक बड़ा सारा नंबर सेव कर लेते हैं। ठीक है, और एक हम बना लेते हैं रेगुलर के नाम से और उसमें हम स्टोर कर देते हैं 108। ठीक है, और अब अगर हम प्लस करें बिग के साथ 5n, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। लाइन 263 पे लाइन 263 पे ये उसने प्लस करके हमें जवाब दे दिया। ठीक है, लेकिन अगर हम इस 5n की जगह हम लिख देते हैं रेगुलर जिसमें हमने 108 स्टोर किया, लाइन 264 पे हमें एरर आ जाएगा। लाइन 264 है, उसने क्या कह दिया, कैन नॉट मिक्स बिग यूनिट एंड अदर टाइप्स यूज एक्सप्लिट कन्वर्जन्स, यानी या तो आप कन्वर्ट करके यूज करें या फिर आप उसको मिक्स ना करें, ये इस तरह यूज नहीं हो सकता। तो ये हमारा बिग यूनिट का सारा टॉपिक इसमें ही कवर हो जाता है, जैसे एक डाटा टाइप है बिग इंटीजर्स को सेव करने के लिए। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है जी इंटरनेशनलाइजेशन एपीआई। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक सेट ऑफ एपीआईज है जिसमें हम सेंसिटिव डाटा जैसे डेट्स, नंबर्स और करेंसीज को फॉर्मेट करने के लिए, अपने हिसाब से फॉर्मेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई ग्लोबलाइज चीज़ है, उसको अपने हिसाब से हम लोकलाइज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक ये नंबर है और अब हमने इसको यूएस फॉर्मेट में लेके जाना है, तो हम क्या करेंगे, हमने लिखना है न्यू का वर्ड, इंटेल का आई कैपिटल और डॉट लगा के नंबर फॉर्मेट, ये इसका अपना फंक्शन है। ठीक है, और उसमें हमने ब्रैकेट में पैरामीटर दे देने कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज में यूएस उसका कंट्री हमने बता दिया। ठीक है, तो उसने क्या किया, अब इसको अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें, ये वाला हमने वेरिएबल लिया यूएस फॉर्मेटर डॉट फॉर्मेट का फंक्शन जो होता है प्री डिफाइंड, और उसके अंदर हमने ये नंबर दे दिया, ये जो नंबर हमारे पास था, तो हमारे पास ये वैल्यू उसने फॉर्मेट करके, जैसे यूएस के अंदर फॉर्मेट होते हैं नंबर्स, उसने वो हमें दे दी। अगर हमने यहाँ पे डॉलर साइन भी लगाना था तो हम यहाँ पे कॉमा लगा के करेंसी भी बता सकते थे कि यूरो में लिख दो या डॉलर डॉलर साइन के अंदर कर दो कन्वर्ट उसको, तो उसने उसको भी कर देना था।
अच्छा जी, जैसे अब यह एक और एग्जांपल है, तो उसमें हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे यूएस फॉर्मेट क्या था, यहाँ पे किसी और कंट्री के हिसाब से उसने किया हुआ है। तो इसको भी हम एक दफ़ा ट्राई करके देख लेते हैं। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं इंटेल पे, और हमने एक नंबर सेव कर लिया, नंबर 4 के नाम से सेव कर लिया, क्योंकि हमने ऑलरेडी नंबर के नाम से कुछ ना कुछ सेव किया होगा। ठीक है, और इसमें अब हमने इसको करना है यूएस के हिसाब से फॉर्मेट। ठीक है, यूएस फॉर्मेटर के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया, और हमने उसमें एक न्यू का कीवर्ड लिखना है जब आपने इसको यूज़ करना है इंटेल को, और फिर न्यू इंटेल डॉट हमने लगा देना है नंबर फॉर्मेट, इसका प्री डिफाइंड फंक्शन है पहले से ही, और उसके अंदर हम सेकेंड, अब इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने बताना है कि हमने किस लैंग्वेज में करना है और कौन से कंट्री में करना है। ठीक है, तो हम इसको EN इंग्लिश हो जाएगा, और यूएस से कंट्री सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसको अब हम कंसोल करके देखेंगे कि सही से हुआ भी है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग किया हमने, ये जो हमने अभी बनाया था यूएस फॉर्मेटर के नाम से वेरिएबल, उसको पकड़ के डॉट फॉर्मेट का फंक्शन में लेके गए, और उसको हमने अब कोई नंबर पास करना है, तो हमारे पास नंबर 4 के नाम से ये नंबर है। सही हो गया। अब हम देखते हैं हमारे पास क्या शो लाइन नंबर 271 पे। अच्छा, क्योंकि हमारा ऊपर एरर आया हुआ है, तो वो उसके बाद जाएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट लाइन वाइज काम करता है। ठीक है, तो हमें इसको कमिट करना पड़ेगा। तो ये जी लाइन 271 पे हमें उसने यूएस फॉरवर्ड में कन्वर्ट कर दिया है। अगर हम इसको वैसे ही कंट्रोल करा कर देखें, देखें नंबर 4 को, यानी कि हम सिर्फ वैसे ही कंट्रोल कराएं और यूएस फॉर्मेट में, तो बहुत चेंज है। ये देखें, ये पहले ये नंबर था सिंपल, अब उसने उस हिसाब से कॉमा लगाए हैं जैसे यूएस में काम आते हैं। जैसे हमारे भी वैसे तो 3 के बाद ही लगता है, लेकिन हो सकता है किसी मुल्क में चेंज हो। तो वो आपने अगर ये करना हो, डेट को फॉर्मेट करना हो, यानी कौन से मुल्क में डेट पहले लिखते हैं, महीना बाद में लिखते हैं, या टाइम जोन का, और बहुत सारी यानी करेंसीज का डिफरेंट यानी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे भी हमने करना हो, या वेब पे हमने करके दिखाना हो। ये हमारा इंटेल एपीआई का सारा काम है, इसमें हम अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकते हैं। आगे जी हमारे पास लास्ट जो टॉपिक हमारा आज का वेब वर्कर्स है। वेब वर्कर क्या होता है कि सपोज करें आपके पास बहुत बड़ी बड़ी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, और वो आपने लोड भी करनी है, लेकिन लोड करने से पहले या लोड करते वक्त आपने यूआई नहीं अपना ब्रेक करवाना है। यानी ये जो हमारे पास नज़र आ रहा है, आप कोई वेबसाइट भी हम लोड कर रहे होते हैं, तो वो डायरेक्ट लोड हो जाए। ये ना हो कि पहले सारी जावास्क्रिप्ट की फाइलें लोड हों और उसके बाद वो लोड हो। ठीक है, जो यूआई के लिए फाइल चाहिए वो हो जाए बेशक लोड पहले, लेकिन जो यूआई के लिए यानी कि इंटरफेस के लिए आपको फाइल नहीं चाहिए, वो बैकग्राउंड में लोड होती रहे और आपका काम भी चलता रहे, और जब उसकी ज़रूरत पड़े वो यूज़ हो जाए। तो उसके लिए वेब वर्कर यूज़ होते हैं, हैवी कंप्यूटेशन विदाउट ब्लॉकिंग द यूआई थ्रेड, और वो हमारे मेन यूआई के साथ पैरेलल में चलते रहते हैं। उसमें ये एग्जाम्पल, ये कोई मेनली आपका यूज़ केस नहीं होगा इसका डायरेक्टली, मोस्टली लाइब्रेरीज बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैं इसका एक थोड़ा सा फॉर्मेट बता देता हूँ। अब जैसे हमने एक वर्कर के हिसाब से एक वेरिएबल बनाया, और उसमें न्यू वर्कर लिखना है, और अपनी फाइल का नाम लिख देना है जो बड़ी फाइल आपकी। ठीक है, उसके बाद हमने वर्कर डॉट पोस्ट मैसेज, ये वर्कर का ही एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और उसमें हमने एक मैसेज दे दिया कि मैसेज इस फाइल के अंदर रिसीव होगा। ठीक है, और ऑन मैसेज पे हमने एक फंक्शन चला दिया कि जब ये मैसेज रिसीव हो तो आपने एक रिसीव कर लेनी है एक। अब यहाँ पे तो हमने सिर्फ सिंपल सा एक कंट्रोल चला दिया। ठीक है, अब वर्कर जो जेएस जो फाइल है उसके अंदर हमें ये मैसेज मिल रहा है, तो हमने क्या करना है, सेल्फ ऑन मैसेज इज इक्वल टू फंक्शन, यानी जब मैसेज मिले तो वो हमें बता देगी ये हमें मैसेज मिल गया, और फिर वहाँ पे सारा डाटा लोड हो जाए। अब ये सारा काम क्या हो रहा होगा, ये पैरेलल में चल रहा होगा, जबकि आपकी वेबसाइट को लोडिंग का टाइम नहीं ले रही होगी वो। ठीक है, ये पैरेलल में बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। तो ये ज़्यादा कोई आपका यूज केस नहीं होगा नॉर्मली, लेकिन आपको कम से कम इसका नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया। बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमें ब्लॉक नहीं करता एग्जीक्यूशन से अपने यूआई को। ठीक है,
और इंटेंसिव कैलकुलेशन जो होती हैं, जो बहुत बड़ी होती हैं, या इमेज की कोई प्रोसेसिंग हो रही है, जैसे कोई इमेज के अंदर जनरेशन कर रहे हैं, हम इमेज जनरेट कर रहे हैं, कुछ भी इस तरह का, तो वो बैकग्राउंड में होती रहती है और हमारा यूआई डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है। जैसे यहाँ पे मेन थ्रेड की हम यानी एक फाइल बनाएंगे जिसमें यूआई हो सिर्फ, और दूसरी फाइल बनाना है जिसमें हैवी टास्क हो रहे हैं। ठीक है। तो हम इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको कोड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना कोई इसका यूज़ केस नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट होना लाजमी है इसका। हो सकता है आपसे इंटरव्यू में किसी तरह पूछ लिया जाए कि वेब वर्कर्स क्या होते हैं या उनका यूज़ केस क्या होता है। बिगिनिट का हमने देख लिया यूज़ केस के, लार्ज नंबर फाइनेंशियल एप्लीकेशंस के लिए, क्रिप्टोग्राफी के लिए, ठीक है, यूज़ होता है। इंटेल एपीआई हमारा ग्लोबल एप्लीकेशंस जो होती है ना, जैसे एक वेबसाइट है वो 10 जगह पे यूज़ हो रही है, उधर उसने टाइम दिखाना है या उसने डेट दिखानी है, तो वो उनके अपने अपने हिसाब से दिखानी है कि जहाँ पे वो वेबसाइट यूज़ हो रही है, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हिसाब से दिखाए, यूएस में यूएस के हिसाब से दिखाए, तो वो इंटेल एपीआई यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह वेब वर्कर का जैसे भी बताया, रनिंग अगर हमने ज़्यादा बड़े बड़े टास्क चलाने हों बैकग्राउंड पे, इमेज प्रोसेसिंग है, पे डाटा एग्रीगेशन हो, तो हम उसके लिए वेब वर्कर यूज़ कर सकते हैं। तो आज के यही हमारे 3 टॉपिक थे। उम्मीद है आपको कुछ की समझ आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। ऊपर आई टैग में आ रहा होगा कि आपने फेसबुक के ग्रुप में कैसे सवाल पूछना है कोडिंग से रिलेटेड। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।